हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी एक अगली टॉपिक मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं जो मेंडल के रूल को फॉलो करते हैं, इनके बारे में। ब्रॉडली genetic disorder may be grouped into two category, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रॉडली मोटे तौर पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, एक को कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकेंड को कहते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को दो ग्रुप में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन आर म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है मुख्य रूप से, ठीक है, एक सिंगल जीन में परिवर्तन होने से या फिर म्यूटेशन होने से उत्पन्न होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन आर म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वे होते हैं जो सिंगल जीन के रूपांतरण, परिवर्तन, अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन से निर्धारित होते हैं, की वजह से होते हैं। These disorders are transmitted to the offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यह उसी तरह से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं जैसे कि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पेरेंट से कैरेक्टर्स आप स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं जिस रूल और रेगुलेशन से, ठीक उसी तरह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी आप स्प्रिंग में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हुए ट्रांसफ़र होते हैं। आप पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। हमने आपको बताया ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू टू कैटेगरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मुख्य रूप से अगर कहें, मोटे तौर पर कहें, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन आर म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में मुख्य रूप से एक सिंगल जीन में अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन होने की वजह से उत्पन्न होता है। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance। यह डिसऑर्डर ठीक उसी तरह से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है जैसा कि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, फिर ऑफ स्प्रिंग से आगे जनरेशन टू जनरेशन कैसे यह ट्रांसफ़र होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनका हम पेडिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं, फैमिली ट्री के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन अ फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। किसी भी फैमिली में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है, उसको पेडिग्री एनालिसिस से हम ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन आर प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर। ठीक है, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो मुख्य हैं, मेन हैं, कॉमन हैं, वो कौन कौन हैं?
तो मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया etc. ठीक है, तो ये आपके मेन मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं जिनका स्टडी हम किसी भी फैमिली में अगर ये डिजीज हैं तो पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से हम इस डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि मोटे तौर पर जो डिसऑर्डर हैं उनको दो ग्रुप में रखा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में वे होते हैं जो सिंगल जीन के ट्रांसफॉर्मेशन या फिर म्यूटेशन की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये डिसऑर्डर उसी विधि से, उसी मेथड से ऑफ स्प्रिंग में पहुंचते हैं जिनका स्टडी आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के साथ कर चुके हैं। इस प्रकार के मेंडेलियन डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस जो है वह हम किसी भी फैमिली के पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो मुख्य उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनमें आपके हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया इत्यादि हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है कि ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं ये डोमिनेंट या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट मतलब प्रभावी या रिसेसिव अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर may be dominant or recessive. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि ये कब डोमिनेंट हैं, कब रिसेसिव हैं। पेडिग्री एनालिसिस को देख के आपको पता चल जाएगा कि यह जो डिसऑर्डर हैं वे कब डोमिनेंट हैं या कब प्रभावी हैं। ठीक है, तो बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई भी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव, कब जो है यह डिजीज जो है डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। सिमिलरली द ट्रेट may also be linked to सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। ठीक इसी तरह से ट्रेट जो हैं वह सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक हो सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया के केस में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चंस इज डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, कब ये ट्रेट जो हैं डोमिनेंट हैं, रिसेसिव हैं, इसका स्टडी आप पेडिग्री एनालिसिस से कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली द ट्रेट में आल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। ट्रेट जो हैं वह सेक्स क्रोमोसोम से भी लिंक हो सकते हैं, एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया, जैसा कि हीमोफीलिया के केस में होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट सो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ठीक है, अब यहाँ पे एविडेंट है, प्रूफ है
कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो हैं उनका ट्रांसमिशन एक कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में होता है। तो अब यह एविडेंस है, यह प्रूफ है कि जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हैं वे फीमेल कैरियर से मेल ऑफ स्प्रिंग को प्राप्त होते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट वह मेल को कैसे प्राप्त होंगे, मेल प्रोजेनी को कैसे प्राप्त होंगे? तो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट मेल प्रोजेनी को तभी प्राप्त होंगे जब फीमेल कैरियर होंगी। जब पेरेंट में फीमेल क्या हो, कैरियर हो, तभी यह मेल प्रोजेनी को प्राप्त होगा। इट इज एविडेंट दैट, अब यहाँ पे एविडेंस है, प्रूफ है कि द एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है वह अपने ट्रांसमिशन को कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में दिखाता है। और रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर 4.14। 4.14 में एक रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री को यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेडिग्री को। और रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर 4.14 फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे दो पेडिग्री आप देख रहे हैं, ए और बी। ए फिगर जो आप देख रहे हैं यह डोमिनेंट ट्रेट के लिए है, जबकि बी वाला फिगर जो है वह रिसेसिव ट्रेट के लिए है। डिस्कस विथ योर टीचर एंड डिजाइन पेडिग्री फॉर कैरेक्टर्स लिंक टू बोथ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस करें और पेडिग्री के कैरेक्टर्स को आप डिज़ाइन करें, उनको समझें, ऑटोसोम के साथ साथ सेक्स लिंक, सेक्स क्रोमोसोम के भी। तो अपने अध्यापक से चर्चा करें और ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम से जो लिंक्ड कैरेक्टर हैं उनके पेडिग्री का नक्शा भी बनाएं, डिजाइन करें, उनके बारे में स्टडी करें। तो हमने पेडिग्री के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया है, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ए फिगर है यह ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का पेडिग्री बनाया गया है, क्योंकि इसमें पेरेंट में आप देख रहे हैं फीमेल जो है वह डोमिनेंट है, फीमेल डोमिनेंट है। और प्रोजेनी में भी फीमेल और मेल में डिजीज़ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पेरेंट में फीमेल को डिजीज़ दिख रही है। तो डोमिनेंट फीमेल से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा है डिजीज़, इसलिए इसमें अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेनी हैं वे नॉर्मल हैं, आल प्रोजेनी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे फीमेल जो है वह डोमिनेंट है, और इसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों में डिजीज जा रहे हैं। यह ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। यहीं आप सेकेंड पेडिग्री में देखें जिसमें पेरेंट जो है नॉर्मल है, लेकिन मेल और फीमेल में डिजीज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यह ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। ठीक है, ऐसा जो है कि पेरेंट मेल फीमेल जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल हो और आप स्प्रिंग डिजीज हो, तो इसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव कहेंगे। तो यह ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है बी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ए ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में ही पेरेंट में डिजीज होता है, तभी आप स्प्रिंग में डिजीज होंगे, और कुछ जो है आप स्प्रिंग जो होते हैं, प्रोजेनी जो होते हैं वह नॉर्मल होते हैं। तो यह ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में होता है। एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में पेरेंट जो है उनमें डिजीज़ नहीं दिखता है, लेकिन आप स्प्रिंग में अगर दिखे तो यह ऑटोसोमल रिसेसिव का केस होगा, और इसका एग्जाम्पल होगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये दो जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे,
बाकी अगर आप डिटेल इसका पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल समझाया है। तो आइए मेंडेलियन डिसऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो सबसे पहला डिजीज़ लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर का, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेल्योर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो आप देख रहे हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है यह एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसकी वजह से रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट करना संभव नहीं होता है। अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो वह रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा, दोनों उसको एक जैसा दिखेगा। और यह क्यों होता है? यह होता है रेटिना में उपस्थित रेड या फिर ग्रीन कोन में डिफेक्ट होने की वजह से। जो रेटिना में रेड और ग्रीन कोन होते हैं उनमें डिफेक्ट होने की वजह से यह होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस आप देख रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में आई का, रेटिना का रेड या फिर ग्रीन कोन जो होते हैं वे डिफेक्ट होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फेल्योर द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, जिसकी वजह से पर्सन रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम हीमोफीलिया भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को रतौंधी कहा जाता है, हीमोफीलिया नहीं, रतौंधी कहा जाता है। हीमोफीलिया भी गलत है, रतौंधी भी गलत है, दोनों चीज़ को नहीं कहा जाता है। हीमोफीलिया, रतौंधी दो अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यही है कि इसमें कलर का अंतर नहीं कर पाएंगे, जिनको यह होगा वह रेड और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाएंगे, और यह रेटिना के अंदर के जो रेड और ग्रीन कोन होते हैं उनमें डिफेक्ट होने की वजह से होता है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है यह कुछ जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित कुछ निश्चित जीन में म्यूटेशन होने की वजह से यह डिफेक्ट उत्पन्न होता है, कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न होता है। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल, यह लगभग 8% मेल में पाया जाता है, एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, और यह 0.4% फीमेल में पाया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट है वह मेल में ज़्यादा है, 8% है, जबकि फीमेल में 1% से भी बहुत कम है, आधे % से कम है, 0.4% केवल फीमेल में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अभी आपने देखा कि यह सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसके जो डिफेक्ट होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, और मेल में आप जानते हैं कि जो सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम होते हैं एक्स, वो एक ही होता है, एक्स वाई। यह इसके डिफेक्ट जो है एक्स पे होंगे, तो मेल के पास एक ही एक्स है सेक्स क्रोमोसोम के रूप में, तो अगर वह एक्स डिफेक्ट हुआ तो डिजीज हो जाएगा। लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, तो अगर उसका एक एक्स डिफेक्ट होगा तो वह कैरियर हो जाएगी। उसमें डिजीज तभी होगा जब उसके दोनों एक्स डिफेक्ट होंगे। तो फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होना
तभी संभव है जब फीमेल के दोनों एक्स डिफेक्ट हों, और ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, 0.4%। जबकि मेल में केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स, और वह डिफेक्ट होते ही मेल में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो है 8% मेल जो है कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं और फीमेल में 0.4%। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए वह एक्स क्रोमोसोम पर होता है। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम के रूप में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स, जबकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो जो ही वह प्रभावित होता है तुरंत मेल जो है डिजीज क्रिएट कर देता है मेल में, और जब फीमेल में दोनों एक्स प्रभावित होंगे तब फीमेल में डिजीज होगा। एक एक्स प्रभावित होने से वह कैरियर बन जाएगी, लेकिन उसमें डिजीज शो नहीं होगा। द सन ऑफ ए वोमैन हु कैरीज, द सन ऑफ ए वोमैन हु कैरीज द जीन हैज़ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो फीमेल कैरियर है, फीमेल जो है कैरियर है, उसके सन में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावनाएं 50% है। कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावनाएं कितनी है? 50%। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि द सन ऑफ वुमेन हु कैरीज द जीन, ठीक है, द सन ऑफ वुमेन हु कैरीज द जीन हैज़ अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस। तो फीमेल जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, उसके सन में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावनाएं जो हैं 50% है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। मदर जो है वो खुद कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्योंकि उसके पास जो जीन है वह रिसेसिव रूप में है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। मदर जो है वो खुद कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्योंकि जीन जो है रिसेसिव रूप में है। दैट मीन दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। इसका मतलब यह है कि इसका प्रभाव जो है सप्रेस हो जाता है, दब जाता है मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन होने की वजह से। जब नॉर्मल जीन मैच करेंगे आपस में, तो उस कंडीशन में डोमिनेंट नॉर्मल जीन जब आपस में मैच करेंगे तो इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वह दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। डॉटर जो है वह कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती है जब तक कि अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। जब तक कि उसकी माता कैरियर न हो और पिता कलर ब्लाइंड न हो। एक डॉटर जो है तभी कलर ब्लाइंड हो सकती हैं जब उसके पिता कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो। तो मदर अगर कैरियर होगी, पिता कलर ब्लाइंड होंगे, उस कंडीशन में डॉटर जो होगी वह कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगा तो वह कैरियर होंगी लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि द सन ऑफ वुमेन हु कैरीज द जीन हैज़ अ 50% चांस ऑफ ब्रिंग कलर ब्लाइंड। तो वुमेन जो कि कैरियर है इस जीन की, कलर ब्लाइंड जीन की, उसके सन में कलर ब्लाइंड होने की संभावनाएं 50% होती है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। मदर जो है वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं है क्योंकि जीन रिसेसिव रूप में है।
दैट मीन दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, क्योंकि डोमिनेंट नॉर्मल जीन के मैचिंग होने की वजह से प्रभाव सप्रेस हो गया है, प्रभाव दब गया है। द डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। डॉटर जो है तब तक कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी माता कैरियर और पिता कलर ब्लाइंड न हो। ठीक है, अब सेकेंड डिजीज की बात करते हैं, हीमोफीलिया की। यह आपका कंप्लीट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। दिस सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज which show its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। तो अब आप देख रहे हो कि हीमोफीलिया भी एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, which show its transmission from unaffected carrier female। इसका भी ट्रांसमिशन जो है अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजनी में जाता है। ठीक है, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट जो है कैरियर फीमेल से मेल प्रोजनी में इस डिजीज का ट्रांसफ़र होता है। हीमोफीलिया, दिस इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज़ बीन वाइडली स्टडी। ठीक है, तो यह वाइडली स्टडी किया गया है, यह विशेष रूप से देखा गया है कि यह जो डिजीज़ है वह मेल प्रोजेनी में अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल से ही आती है। अगर फीमेल जो है कैरियर है तभी यह मेल प्रोजेनी में आती है। अगर फीमेल कैरियर होगी तो उस पर यह इफेक्ट नहीं होगा, वह अनइफेक्टेड होगी। क्या होगा इस केस में? इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हीमोफीलिया में, इस डिजीज में एक सिंगल प्रोटीन जो है प्रभावित हो जाता है, जो कि ऐसे प्रोटीन से जुड़ा हुआ है जो कि ब्लड क्लॉट में ज़रूरी होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिन प्रोटीन ग्रुप्स की ज़रूरत होती है उनमें से एक प्रोटीन जो है इसकी वजह से प्रभावित हो जाता है। यह जो है एक सिंगल प्रोटीन के, एक प्रोटीन ग्रुप्स का एक लेस मात्र है, एक अंश मात्र है, और इसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो है प्रभावित हो जाता है। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ ए कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्लड को जमाने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए कैस्केड्स ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन के ग्रुप की ज़रूरत है। उन्हीं ग्रुप्स में से एक सिंगल प्रोटीन जो है हीमोफीलिया की वजह से प्रभावित हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इसकी वजह से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में एक सिंपल कट अगर हो जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, वह ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और एक सिंपल कट से भी बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज होगा। ड्यू टू दिस इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक, द हेट्रोजाइगस फीमेल दैट इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज ऑफ सन। अब आप देख रहे हो कि जो हेट्रोजाइगस फीमेल है, जो कि कैरियर है हीमोफीलिया का, वह इस डिजीज़ को अपने सन में ट्रांसफ़र करती है। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन। तो सन में यह डिजीज़ हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर से मिलेगा।
अगर फीमेल नॉर्मल है तो सन को नहीं मिलेगा यह डिजीज़। यह डिजीज़ सन को तभी मिलेगा जब फीमेल कैरियर हो, हेट्रोजाइगस हो, कैरियर हो। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस फीमेल दैट इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। फीमेल का हीमोफिलिक होना वह एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि अभी हमने आपको जिस तरह से बताया कलर ब्लाइंडनेस में, इसके लिए मेल को इफेक्टेड होना चाहिए और फीमेल कैरियर होनी चाहिए, तभी आप स्प्रिंग में डॉटर में यह डिजीज़ जाएगा। तो फीमेल में यह डिजीज़ जाना बहुत रेयर होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ होमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। फीमेल होमोफिलिक हो यह एक्सट्रीमली रेयर है। क्यों? बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एट लिस्ट कैरियर। क्योंकि इसके लिए मदर जो है वह कम से कम कैरियर होनी चाहिए एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, और फादर जो है हीमोफिलिक होना चाहिए। अनविएबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। अब आप देख रहे हैं कि जो वयस्क अवस्था तक जीवित नहीं रह पाता है। अगर फादर जो है हीमोफिलिक है, ठीक है, तो वह एडल्ट स्टेज तक, अधिक उम्र तक जीवित नहीं रह पाता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होती रहती है। अगर बॉडी के बाहरी हिस्से में ब्लीडिंग हो गई, बाहर कट हो गया, तो आप तो देख लिए, तो उसको जो है आपने ट्रीटमेंट करा लिया। लेकिन अगर कहीं बॉडी के अंदर साइड में ब्लीडिंग हो जाएगा तो आप नहीं जान पाएंगे और बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा बॉडी के अंदर ही और उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे ब्रेन में कहीं नस फट गई, वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, बॉडी के अंदर कहीं नस फट गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो वह तो आपको दिखेगा नहीं और जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हीमोफिलिक जो मैन है वह लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। इस वजह से फीमेल डॉटर का हीमोफिलिक होना बहुत रेयर होता है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। तो आप देख रहे हैं कि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, उनके वंश में, उनकी पेडिग्री में बहुत सारे लोग हीमोफिलिक थे और क्वीन विक्टोरिया खुद जो हैं वह इस डिजीज़ की कैरियर थी। तो महारानी विक्टोरिया जो हैं इंग्लैंड की थी, इनके वंशावली में, इनकी फैमिली पेडिग्री में अनेक हीमोफीलिया से ग्रसित प्रोजनी थे और जो रानी थी वह स्वयं इस रोग की कैरियर थी। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज ए कैरियर ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इस डिजीज में अगर हमें पता है कि हमारे फैमिली में हीमोफिलिक लोग हैं, पता चल गया, तो इसके लिए मेडिकल साइंस में इंजेक्शंस अवेलेबल हैं और उस समय समय पे जो है उस इंजेक्शंस को लगाने से हीमोफीलिया के जो डिजीज़ हैं वो शो नहीं हो पाते हैं और कट होने से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, ये इंजेक्शन काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको हेल्प करती है और टाइमली जो है इस इंजेक्शन को लगवाते रहें तो हीमोफिलिक पर्सन भी जो है लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके हीमोफीलिया जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज थे। नेक्स्ट आते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया वह सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज थे। ठीक है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज थे।
कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, यह ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है। इसके जो जीन्स होते हैं वे ऑटोसोम से रिलेटेड हैं। आप पढ़े हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनको 23 पेयर आप कहते हैं। उस 23 पेयर में 22 पेयर को ऑटोसोम कहा जाता है और जो 23rd पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया सेक्स लिंक हैं, सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं डिजीज, जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोम लिंक है, जो 22 पेयर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो दिस इज एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट। यह ऑटोसोम से जुड़ा हुआ रिसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट आर पार्टनर्स आर कैरियर फॉर जीन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोनॉमस लिंक रिसेसिव ट्रेट है और यह जो डिजीज है यह ऑफस्प्रिंग में पेरेंट से तभी जाएगा जब दोनों पेरेंट, दोनों पार्टनर्स जो हैं इस जीन के कैरियर्स हों, हेट्रोजाइगस हों। मेल और फीमेल, मदर एंड फादर दोनों इस जीन के अगर कैरियर होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, उस कंडीशन में ऑफस्प्रिंग जो है इस डिजीज से प्रभावित होगा। तो दिस इज एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यह एक ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है और यह पेरेंट से, पार्टनर से तभी ऑफस्प्रिंग में जाएगा जब पार्टनर्स, पेरेंट कैरियर हो इस जीन का हेट्रोजाइगस कंडीशन में। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यह डिजीज जो है एक सिंगल पेयर ऑफ एलील के द्वारा कंट्रोल होती है, जो है HBA एंड HBS। यह सिंगल पेयर ऑफ एलील हैं, HBA एंड HBS पेयर, HBA एंड HBS पेयर हो गए। सिंगल हैं HB, इसके दो पेयर में HBA HBS हैं, इन्हीं के द्वारा यह डिजीज कंट्रोल होती है। द डिजीज इज कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। ठीक है, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप हैं। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप हैं और डिजीज तभी शो होगा जब जीनोटाइप जो होंगे वो होमोजाइगस होंगे, एक जैसे होंगे। HBS HBS होमोजाइगस इंडिविजुअल में जाएगा, HBS HBS ये दोनों सेम हो गए, होमोजाइगस हो गए, तभी यह डिजीज शो होगा, फिनोटाइप के रूप में दिखेगा। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। तो आप देख रहे हैं कि 3 पॉसिबल जीनोटाइप में केवल होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS वाले ही इस डिजीज को फिनोटाइप के रूप में शो करते हैं, यह डिजीज दिखती है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स किसके होंगे? HBS के। जब HBS HBS मिलेगा तभी जो है फिनोटाइप के रूप में यह डिजीज दिखाई देगा। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, HBA HGS हो, हेट्रोजाइगस HBA HBS यह हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो अलग अलग हैं। इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनइफेक्टेड बट दे आर कैरियर। ठीक है, तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, HBA HBS है, तो इंडिविजुअल जो होंगे वह अनइफेक्टेड होंगे लेकिन वह कैरियर का काम करेंगे।
heterozygous individual appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease, as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny. और जो कैरियर्स हैं उनसे प्रोजेनी में इस डिजीज की जाने की संभावनाएं जो हैं वो 50% है। 50% प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से सिकल सेल ट्रेट जो है वह आगे बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है वह फिनोटाइप के रूप में तभी दिखेगी जब होमोजाइगस इंडिविजुअल्स मिलेंगे, जीनोटाइप HbS होगा। अगर हेट्रोजाइगस हैं, HbA है, तो वह इंडिविजुअल जो होगा वह अनइफेक्टेड होगा, लेकिन वह कैरियर होगा और उसके माध्यम से डिजीज जो है उसके आप स्प्रिंग में प्रोजेनी में जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वह 50% होती है। आप पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, आपने देखा कि यह एक ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट है जो पेरेंट से आप स्प्रिंग में तभी इंटर करता है जब दोनों पेरेंट्स, दोनों पार्टनर जीन के कैरियर हों। ठीक है, जीन के कैरियर्स हों, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। इस डिजीज का कंट्रोल जो है अलील का एक पेयर करता है, HbA और HbS। ठीक है, डिजीज के जो फिनोटाइप हैं उनके 3 पॉसिबल जीनोटाइप में से केवल जब होमोजाइगस कंडीशन आता है HbS का, HbS वाले होमोजाइगस पर्सन में यह डिजीज दिखाई देता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस अगर कंडीशन हो, HbA/HbS हो, तो ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं वे डिजीज से फ्री होते हैं, उनमें डिजीज नहीं होता है, बट वे कैरियर होते हैं इस डिजीज के। ठीक है, तो इस म्यूटेंट जीन के आप स्प्रिंग में पहुंचने की 50% संभावना होती है। ठीक है, तो कैरियर ऑफ डिजीज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट इन फिगर 4.15। सिकल सेल ट्रेट को हम फिगर 4.15 में देखते हैं। यहाँ देखें, पहला जो फिगर आप देख रहे हो, फर्स्ट फिगर, यह आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए जीन को दिखाई दे रहा है, जिसमें आरबीसी की साइज जो है वह नॉर्मल साइज है। जैसी आरबीसी की साइज होती है वह नॉर्मल साइज है, और इसमें नॉर्मल साइज के लिए जो जीन हैं, जो कोड हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल में नॉर्मल HbA जीन का कोड आप देखें GAG-CTG, और इसको mRNA में कोड मिलता है GAG के रूप में, और GAG जो है वह कोड होता है एमिनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड का, GLU का। तो आप देख रहे हैं HbA पेप्टाइड पर जो 6वां नंबर का एमिनो एसिड है वह GLU है, और उसको बनने के लिए mRNA के पास कोड है GAG, और यह मिला है नॉर्मल HbA जीन से जो कि है GAG-CTC। इस माध्यम से कोड mRNA को मिला GAG, और इससे 6वें नंबर पर HbA पेप्टाइड में बना GLU प्रोटीन, और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन आरबीसी की जो साइज आई वो नॉर्मल साइज आई। आरबीसी की साइज क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। तो इस डिजीज में का अगर कारण की बात किया जाए तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, इसके बीटा ग्लोबिन जो चैन है उसके 6ठे पोजीशन में
एक अमीनो अम्ल है ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड GLU। छठवें नंबर पे एक एसिड है ग्लूटामिक एसिड GLU, ठीक है। इसी में चेंजेज हो जाते हैं, इसी में क्या हो जाते हैं, चेंजेज हो जाते हैं, और इसकी जगह पे वैलिन जुड़ जाता है, वैलिन बन जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या बन जाता है, वैलिन VAL बन जाता है, जिसकी वजह से यह डिजीज उत्पन्न होते हैं। और यह डिजीज बनते हैं कोड चेंज होने की वजह से। mRNA के पास जो कोड होता है वह GUG होता है, और GUG कोड होता है वैलिन का, और यह होता है म्यूटेशन की वजह से, चेंज होने की वजह से क्रोमोसोम में। तो सिकल सेल HBS जीन का जो कोड है वो चेंज हो चुका है, जो कि GTG-CSC हो चुका है, और इसकी वजह से जो mRNA के पास कोड पहुंचा वो GUG पहुंचा, और GUG जो है कोड है वैलिन का। तो छठवें नंबर पे ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, उसकी जगह पे वैलिन बन गया, HBS पेप्टाइड अब यह बन गए। यह जो है एबनॉर्मल कंडीशन है। अब अगर यह वैलिन बना रहेगा तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी उस समय यह जो नॉर्मल आपके RBC हैं उनका शेप चेंज हो जाएगा, या सिकल सेल हो जाएंगे, हंसिए जैसे आकार में बदल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया का कारण जो है वह हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है के बीटा ग्लोबुलिन चैन के 6 पोजीशन में एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है GLU, ग्लूटामिक एसिड। इसका वैलिन द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसके जगह पे वैलिन बन जाता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड का यह प्रतिस्थापन जो है वह बीटा ग्लोबिन जीन के छठवें कोडोन में GAG का GUG द्वारा इंटरचेंज होने की वजह से होता है। यह ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन बन गया, यह 6 नंबर के जो कोड हैं उसकी चेंज होने की वजह से होता है, GAG की जगह पे GUG होने की वजह से होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो लो ऑक्सीजन की कंडीशन में यह जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है HBS पेप्टाइड वाला, उस कंडीशन में RBC का शेप जो है बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ऐसे पर्सन में खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, फिगर आपने समझा। तो यह फिगर में आपने देखा माइक्रोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ ए रिलीवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यह बीटा चैन है हीमोग्लोबिन के, जिसके छठवें नंबर पे mRNA के पास GAG कोड है नॉर्मल कंडीशन में, और वैलिन ग्लूटामिक एसिड बनता है। अगर इसमें चेंजेज होगा तो कोड चेंज हो जाता है GUG, जिसकी वजह से वैलिन बनता है। ठीक है, तो फ्रॉम ए नॉर्मल इंडिविजुअल, यह नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसमें RBC का शेप नॉर्मल होगा, फ्रॉम एन इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया, और इंडिविजुअल जो कि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है उसमें जो है यह RBC का शेप चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। द डिफेक्ट इज काज, यह डिफेक्ट का होने का कारण क्या है? तो द डिफेक्ट इज काज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। द डिफेक्ट इज काज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन होने की वजह से यह डिजीज क्रिएट होता है। तो यह डिजीज क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन आपने देखा। ठीक है, द डिफेक्ट इज काज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जिसको GLU बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो
बीटा ग्लोबिन चैन का 6वां पोजीशन है, वहाँ पे GLU का वैलिन में परिवर्तन होने की वजह से होता है। और यह परिवर्तन का रीजन क्या है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6 कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। तो यह परिवर्तन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन जो बन रही है उसका एक सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से होता है, और 6 कोडोन का जो बीटा ग्लोबिन जीन है वह GAG के जगह पे GUG हो जाता है। 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, 6 कोडोन बीटा ग्लोबिन जीन जो है वह GAG की जगह पे GUG हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन बन जाता है और यह डिजीज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो GLU बाई वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड का चेंज हो जाना, बदल जाना ग्लोबिन प्रोटीन में, रिजल्ट ड्यू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ 6 कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GG। और यह क्यों हो रहा है? यह हो रहा है 6 कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन का GAG की से GUG होने की वजह से हो रहा है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, तो यह जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना है GUG की वजह से, जिसके 6वें पोजीशन पे वैलिन जुड़ा हुआ है, यह अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन काजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाई कनकेव डिस्क टू इलांगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लो ऑक्सीजन टेंशन के समय पे यह RBC जो है, जिसकी शेप बाई कनकेव होती है, बाई कनकेव डिस्क शेप होती है, इसका शेप जो है चेंज हो जाएगा, शेप जो है इलांगेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा और सिकल लाइक हो जाएगा, हंसिए के आकार का हो जाएगा। कब होगा यह? लो ऑक्सीजन टेंशन के समय। ठीक है, तो द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं जिनमें GLU की जगह पे VAL जुड़ा हुआ है, वह अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन काजिंग द चेंज इन द शेप। लो ऑक्सीजन टेंशन के कंडीशन में वो अपने शेप को चेंज करेगा। RBC की जो बाई कनकेव डिस्क शेप होती है उससे वो चेंज होके इलांगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है यह भी एक इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यह जन्मजात मेटाबॉलिक एरर है जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम रिसेसिव की भांति जो है दिखाई देता है। तो दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यह बचपन से ही इनबॉर्न इस डिजीज से पीड़ित बेबी जो है बर्थ करते हैं, और यह एक मेटाबॉलिज्म की वजह से है। उनमें कुछ मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होंगे और यह डिजीज जो है दिखाई देगी, और यह इनबॉर्न मतलब बर्थ से ही होता है। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो यह इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, यह ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो इनहेरिटेड होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक ऑफ एंजाइम, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे जिनमें यह फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, उनमें एक एंजाइम्स की कमी होगी
लैक ऑफ एन एंजाइम, और एंजाइम का काम क्या है, दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन, जो फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में चेंज करता है, उस एंजाइम की कमी होगी इस व्यक्ति के अंदर। अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसकी कमी होगी इंडिविजुअल के अंदर। किस इंडिविजुअल के अंदर, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया से अफेक्टेड होगा। और यह इनबॉर्न ईरर है, बचपन से ही रहेगा, और यह मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इनहेरिटेड है, और यह ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यह ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो दिस इनबॉर्न ईरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम इज कन्वर्टेड द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम की कमी होगी इंडिविजुअल के अंदर। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलेनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरूविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बॉडी में फिनाइल एलेनिन जो है इकट्ठा होंगे और वह फिनाइल पायरूविक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव में बदलते रहेंगे, टायरोसिन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम की कमी है अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर। इसलिए फिनाइल एलेनिन जो है वह इकट्ठा होके फिनाइल पायरूविक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव में बदलेंगे, और बॉडी में इसके इकट्ठा होने की वजह से क्या इफेक्ट होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। ब्रेन में इसके इकट्ठा होने से मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, ब्रेन जो है वो स्लो होने लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी क्षति होगी। दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और यह यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, क्योंकि किडनी के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन पुअर होता है, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से यह यूरिन से भी बाहर निकलेगा। ठीक है, फिनाइल पायरूविक एसिड के रूप में और अदर डेरिवेटिव के रूप में। तो आप देख रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में, तो यह एक जन्मजात मेटाबॉलिक ईरर है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, यह अफेक्टेड पर्सन में फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल जो है उसको टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए जो आवश्यक एंजाइम है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन जो है बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और यह फिनाइल पायरूविक एसिड और दूसरे डेरिवेटिव में बदलता रहता है। इसके एक्यूमुलेट होने से मेंटल रिटार्डेशन आता है, मानसिक दुर्बलता आती है, और किडनी के द्वारा यह कम अवशोषित होता है, कम एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से यह यूरिन के साथ भी बाहर निकलता है। ठीक है, यह हो गया आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, दिस इज आल्सो एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज। यह भी डिजीज आप देख रहे हैं कि ऑटोसोम से रिलेटेड है। तो अभी तक आपने जो 3 डिजीज देखा वह ऑटोसोम से रिलेटेड थे, जिसमें सिकल सेल एनीमिया आपने देखा, फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा, थैलेसीमिया देखा। ठीक है, यह तीनों जो थे वह ऑटोसोम से रिलेटेड थे। उससे पहले जो आपने 2 डिजीज देखा, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो कि सेक्स रिलेटेड थे, एक्स लिंक क्रोमोजोम, एक्स लिंक डिजीज थे। अब हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया, दिस इज आल्सो एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं
कि इसमें भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों पार्टनर कैरियर हों तो वे अपने आप स्प्रिंग में इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा था। ठीक है, तो दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। यह ऑटोसोमो लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज है और यह पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। कब होगा? व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। जब दोनों पार्टनर अनअफेक्टेड कैरियर होंगे जीन के, उस कंडीशन में यह पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा एट हेट्रोजाइगस कंडीशन में। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन आर डिलीशन which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain that make up hemoglobin। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि यह जो डिफेक्ट है वह या तो म्यूटेशन की वजह से होता है या तो डिलीशन की वजह से होता है। ठीक है, किसमें म्यूटेशन होता है, किसमें डिलीशन होता है? यह होता है हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन चेन में। दिस डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन आर डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चैन टू मेक अप हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बनाने वाले जो ग्लोबिन चैन हैं उनके सिंथेसिस का रेट जो है वह घट जाता है। अल्फा और बीटा चैन के बनने की रेट जो है वह कम हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो थैलेसीमिया में आप देख रहे हैं कि इस डिजीज में हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जो चैन हैं, अल्फा बीटा चैन, ग्लोबिन चैन, उनके सिंथेसिस का रेट जो है कम हो जाता है इसकी वजह से। और यह होता है या तो म्यूटेशन की वजह से या तो डिलीशन की वजह से। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन आर डिलीशन which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain alpha and beta chain that make up hemoglobin। ठीक है, तो अल्फा और बीटा चैन जो हैं जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन तैयार होता है उनके बनने की दर जो है घट जाती है और इसकी वजह से यह डिजीज क्रिएट होते हैं। दिस काज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल बनेगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, और इसकी वजह से एनीमिया होगी, खून की कमी होगी। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने की वजह से ब्लड की कमी हो जाएगी। दिस काज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो इस डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस रोग के पहचान क्या हैं? तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से पर्सन में एनीमिया रहेगा, खून की कमी रहेगी। जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो एबनॉर्मल होगा, उसका जो ग्लोबिन चैन होगा उसका सिंथेसिस जो है घट जाएगा अल्फा एंड बीटा चैन का, और यह होगा म्यूटेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चैन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। थैलेसीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं चैन के अफेक्टेड के हिसाब से। कौन सा चैन अफेक्टेड है, अल्फ़ा है कि बीटा है, उस बेस पे हम थैलेसीमिया को क्लासिफाइड करते हैं। अल्फ़ा चैन अफेक्टेड थैलेसीमिया, बीटा चैन अफेक्टेड थैलेसीमिया। ठीक है, तो थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चैन ऑफ
द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कौन सा चेन अफेक्टेड है, उस बेस पे हम थैलेसीमिया को क्लासिफाइड करते हैं। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन, ठीक है। इन अल्फा थैलेसीमिया, जो अल्फा थैलेसीमिया है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन इज अफेक्टेड, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चैन अफेक्टेड होता है। अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा ग्लोबिन चैन प्रभावित होगा, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चैन अफेक्टेड होगा। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चैन इज अफेक्टेड, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चैन प्रभावित होगा, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चैन प्रभावित होगा, ठीक है। तो अगर बीटा चैन इफेक्टेड है, बीटा ग्लोबिन चैन अफेक्टेड है तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, अल्फा ग्लोबिन चैन अफेक्टेड है तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और बीटा ग्लोबिन चैन अफेक्टेड है तो बीटा थैलेसीमिया होगा, ठीक है। तो अल्फा चैन को प्रभावित होने से अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चैन के प्रभावित होने से बीटा थैलेसीमिया, ये याद रहे। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चैन इज अफेक्टेड, while in beta thalassemia production of beta globin chain is affected, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक जीन, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया जो है वह दो क्लोजली लिंक जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिनको हम HbA1 एंड HbA2 कहते हैं। अल्फा थैलेसीमिया is controlled by two closely linked gene HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent, ठीक है। और यह किस क्रोमोजोम पे होते हैं यह जीन, यह होते हैं क्रोमोजोम नंबर 16 पे। जो दोनों पेरेंट हैं उनके क्रोमोजोम नंबर 16 पे यह लिंक्ड जीन होते हैं HbA1 HbA2, जो अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक जीन HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोजोम 16 of which parent and of each parent, and it is observed due to the mutation or deletion of one or more ऑफ द 4 जीन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑब्जर्व जो है यह कब दिखता है, इसका ऑब्जर्वेशन कब होता है, यह होगा म्यूटेशन होने की वजह से या फिर डिलीशन की वजह से वन आर मोर ऑफ द 4 जीन, 4 जीन्स में से एक या एक से अधिक जीन का म्यूटेशन या डिलीशन होने की वजह से यह दिखेगा, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व, यह कब ऑब्जर्व होगा, यह ऑब्जर्व होगा ड्यू टू म्यूटेशन आर डिलीशन ऑफ वन आर मोर ऑफ द 4 जीन, ठीक है। 1 आर मोर ऑफ द 4 जीन के म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से यह दिखाई देगा। क्रोमोजोम नंबर 16 पे ईच पेरेंट में एक दूसरे के नज़दीक 2 जीन होंगे HbA1 HbA2, जो अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक जीन HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each parent and is observed due to the mutation or deletion of one or more of the 4 gene. The more gene affected, the less alpha globin molecule produced. जितना ज़्यादा जीन अफेक्टेड होंगे उतने कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेंगे। मोर जीन अफेक्टेड, लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, ठीक है। तो मोर जीन अफेक्टेड होने से अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कम बनेगा। द मोर जीन अफेक्टेड
द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। तो जितना ज़्यादा जीन अफेक्ट होगा उतने कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेंगे। किस कंडीशन में? अल्फा थैलेसीमिया के कंडीशन में, जिसमें अल्फा चेन प्रभावित होता है। यहाँ पे 1 और मोर ऑफ द 4 जीन अफेक्ट हो रहे हैं, उनका म्यूटेशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। जबकि बीटा थैलेसीमिया की अगर बात की जाए, वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय ए सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11। बीटा थैलेसीमिया जो है एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल होती है, जबकि अल्फा थैलेसीमिया आपने देखा कि यह 2 क्लोजली लिंक जीन के द्वारा कंट्रोल होती थी, HbA1 HB2 के द्वारा। जबकि बीटा थैलेसीमिया जो है वह एक सिंगल जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, HBB के द्वारा। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ईच पेरेंट, प्रत्येक पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक सिंगल जीन है HBB जो बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करता है। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन। और यह जो है म्यूटेशन की वजह से होता है एक या दोनों जीन में। यह एक या दोनों जीन्स में म्यूटेशन की वजह से बीटा थैलेसीमिया डिजीज होता है। ठीक है, अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन। 1 एक या दोनों जीन में म्यूटेशन होने की वजह से यह होता है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया जो है वो सिकल सेल एनीमिया से अलग है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में अंतर है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फार्मर इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें जो है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ग्लोबिन मॉलिक्यूल के बनने में। कुछ ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल के बनने में प्रॉब्लम हो जा रही है, जिससे ब्लड की कमी हो जा रही है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज दैट इन दैट द फार्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल while the later is a qualitative problem of synthesizing in incurrently functioning globin। तो हाँ, आप देख रहे हैं कि थैलेसीमिया जो है सिकल सेल एनीमिया से अलग है, और इसमें जो है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल में। कुछ ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आगे चल के क्वालिटेटिव प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेंटली फंक्शन ऑफ ग्लोबिन, जिससे ग्लोबिन का जो फंक्शन है वह इनकरेक्ट हो जाता है इसकी वजह से, जिससे हीमोग्लोबिन उतना नहीं बन पाता है और ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, यह थैलेसीमिया है। जबकि सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा था, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन जुड़ गया था, और ऑक्सीजन कम होने की टाइम में, लो ऑक्सीजन में आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है वो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में। लेकिन इसमें जो हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन चैन है, उसके बनने में प्रॉब्लम हो जा रही है। अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चैन में, बीटा थैलेसीमिया में
बीटा चेन में प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, तो ये थे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। थैंक यू।